आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए हिंदी की टॉप 100 VVI ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, इसमें आप लोगों के गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों के ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं और ये 100 ऑब्जेक्टिव में से दोस्तों काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में सीधे सीधे देखने को मिलने वाले। ठीक है, तो बने रहे वीडियो में एंड तक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलते दोस्तों हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो दोस्तों आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर दोस्तों बालकृष्ण भट्ट ने ही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए थे? ठीक है, तो दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे वो खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तेरी कुड़माई हो गई का संबंध किस कहानी से? जी हाँ दोस्तों, तेरी कुड़माई हो गई एक जो वाक्य है इसका संबंध किस कहानी से है? तो इसका संबंध दोस्तों उसने कहा था कहानी से, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसने कहा था किस वर्ष की है? यानी दोस्तों उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी ये आपको बताना है। तो उसने कहा था कहानी दोस्तों 1915 में प्रकाशित हुई थी, तो ऑप्शन नंबर जो बी है सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? जी हाँ दोस्तों, उसने कहा था कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लहना सिंह जो थे दोस्तों उन्होंने ही जर्मन पलटन जो कि नकली जर्मन पलटन थे दोस्तों तो उसे मार गिराया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसने कहा था कहानी के कहानीकार है, यानी दोस्तों उसने कहा था कहानी किसने लिखा था? सीधा ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था कहानी लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। जी हाँ दोस्तों, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है ये आपको बताना है। तो अर्धनारीश्वर दोस्तों शिव और पार्वती माँ का जो है कल्पित रूप है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मालती किस कहानी की पात्रा है? जी हाँ दोस्तों, मालती जो है वो किस कहानी की पात्रा है वो आपको बताना है। तो मालती जो थी दोस्तों वो रोज कहानी की मुख्य पात्रा थी, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो फटाफट से आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। तो जयप्रकाश के बचपन का नाम दोस्तों हमारा बाउल था, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नीचे में है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे बाबुल है, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी को यहाँ पे छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण की रचना है। जयप्रकाश नारायण की रचना कौन सी है दोस्तों? इन चार ऑप्शन में ये आपको बताना है। तो संपूर्ण क्रांति जो कि एक भाषण है दोस्तों वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? जी हाँ दोस्तों, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है आपको बताना है। तो अर्धनारीश्वर दोस्तों एक निबंध है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के रचनाकार है, यानी अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध किसने लिखा है ये आपको बताना है। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध की रचना किया, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखे। ठीक है, तो चलिए जूम कर देते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे ने कौन सा नाटक लिखा था? जी हाँ दोस्तों, यानी अगे ने बचपन में खेलने के लिए कौन सा नाटक लिखा था ये आपको बताना है। तो दोस्तों बचपन में खेलने के लिए अगे ने यहाँ पे हमारा लिखा था कौन सा दोस्तों? ये इंद्र सभा नामक नाटक लिखा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पे हम देख रहे हैं वो हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन क्यों धो रही है? जी हाँ दोस्तों, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन क्यों धो रही थी आपको बताना है। तो दोस्तों दही जमाने के लिए मालती मिट्टी का बर्तन धो रही थी, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? जी हाँ दोस्तों, गैंग्रीन एक रोग होता है जो कि शरीर में अधिक दिनों तक कांटा चुभ जाने के कारण होता है, तो गैंग्रीन का उल्लेख दोस्तों हमारा रोज कहानी में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगे का जन्म कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म है दोस्तों वो 7 मार्च 1911 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक लेख और एक पत्र के लेखक
कौन है? जी हाँ दोस्तों, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों भगत सिंह जो है एक लेख और एक पत्र के लेखक है, तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह का जन्म बताना है तो भगत सिंह का जन्म दोस्तों 28 सितंबर 1907 में हुआ था, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? जी हाँ दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो भगत सिंह को फांसी दोस्तों 23 मार्च 1931 में दी गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ जो है वो निबंध है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक है। जी हाँ दोस्तों, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सिपाही की माँ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिपाही की माँ हिंदी साहित्य की एकांकी विद्या, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। क्वेश्चन है दोस्तों फौजी वहाँ लड़ने के लिए वह भाग नहीं सकते, जो युद्ध छोड़कर भागते हैं उसे गोली मार दी जाती है, पंक्ति किस पाठ से है? तो ये जो पंक्ति है दोस्तों वो सिपाही की माँ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिपाही की माँ निम्न में से कौन है? जी हाँ तो 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि सिपाही की माँ कौन है। चुन्नी है, मुन्नी है, विष्णी है, किसनी है? तो दोस्तों विष्णी जो थी वो सिपाही की माँ यानी मानक की माँ थी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आषाढ़ का एक दिन किनकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आषाढ़ का एक दिन जो है दोस्तों वो मोहन राकेश की रचना है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोहन राकेश की बचपन का नाम क्या था? जी हाँ तो मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था? तो मोहन राकेश के जो बचपन का नाम था दोस्तों वो मदन मोहन गुलानी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है? जी हाँ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहानी इनकी जो आत्मकथा है दोस्तों अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो इस सवाल का आंसर आप लोग नहीं दे पाओगे। तो जूठन शीर्षक आत्मकथा में दोस्तों स्कूल के हेडमास्टर जो थे उनका जो नाम था वो कलीराम था, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दलित साहित्य का सौंदर्य निम्न में से किनकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, दलित साहित्य का सौंदर्य निम्न में से किनकी रचना है? तो दोस्तों दलित साहित्य का सौंदर्य ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था किसने स्थापित की थी? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था ओम प्रकाश वाल्मीकि ने यहाँ पे स्थापित की थी दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जूठन क्या है? जी हाँ दोस्तों, जूठन क्या हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है आपको बताना है। कहानी है, निबंध है, रेखा चित्र या आत्मकथा है? तो दोस्तों जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जख्म पर धूल किन की रचना है? जी हाँ दोस्तों, जख्म पर धूल किन की रचना है? तो ये दोस्तों मल्लेज की रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मल्लेज का पूरा नाम क्या था? सॉरी, मल्लेज का मूल नाम क्या था? तो मल्लेज का जो मूल नाम था दोस्तों वो हमारा भरत जी श्रीवास्तव था, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, उदय प्रकाश का जन्म आपको बताना है। तो उदय प्रकाश का जन्म दोस्तों 1 जनवरी 1952 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस कहानी को जादुई यथार्थ की कहानी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको याद होना चाहिए। तो किस कहानी को दोस्तों जादुई यथार्थ की कहानी कहा जाता है? तो तिरिच को दोस्तों हम लोग जादुई यथार्थ की कहानी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तिरिच कहानी में तिरिच का संबंध किस जानवर से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। तिरिच कहानी में तिरिच का संबंध जो है वो एक विष खोपड़ा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? जी हाँ, तो अरेवा परेवा जो है उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो अरेवा परेवा उदय प्रकाश की यहाँ पे कहानी संग्रह है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जी हाँ, तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम आपको बताना है। क्या जग्गू कृष्णमूर्ति है, सिद्धू कृष्णमूर्ति है, जिद्दू कृष्णमूर्ति है, सिद्धार्थ कृष्णमूर्ति है? तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम दोस्तों हमारा जिद्दू कृष्णमूर्ति है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पाठ से लिया गया? जी हाँ दोस्तों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, ये शिक्षा पाठ से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तो बालकृष्ण भट्ट ने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा कब की थी? जी हाँ दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट ने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा कब की थी ये बताना है। चलिए बिना ऑप्शन के ही दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1881 ईस्वी, क्योंकि 1881 ईस्वी में दोस्तों बालकृष्ण भट्ट ने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की थी। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 लोगों से अधिक बातचीत क्या कहलाती है? यानी दोस्तों 4 लोग से अधिक जब लोग बातचीत करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? क्या गप कहलाएगी, या बतकही कहलाएगी, या हंसी मजाक कहलाएगा, या राम रमौल? तो दोस्तों 4 लोगों से अधिक की बातचीत जो है वो राम रमौल कहलाती है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका दोस्तों अवाक होकर खुद से बात करना होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था दोस्तों ये एक चरित्र प्रधान कहानी है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी कहानी हिंदी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी कहानी है जो कि हिंदी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है? ये आपको 100% याद होना चाहिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों उसने कहा था जो कहानी है वो हिंदी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसका भी आंसर आप लोग बता दीजिए कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? ठीक है, तो ये भी बिना ऑप्शन का है, तो फटाफट से आप लोग बता दीजिए। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण 1924 ईस्वी में मार्क्सवादी बन गए थे। ठीक है, इसका ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे है, 4 ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भगत सिंह के माता का नाम क्या है? जी तो भगत सिंह के माता का नाम क्या था आपको बताना है। तो दोस्तों भगत सिंह के माता का नाम विद्यावती देवी था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भगत सिंह आप किसका चित्र अपने जेब में रखते थे? जी हाँ, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भगत सिंह किसका चित्र अपने जेब में रखते थे। क्या महात्मा गांधी का रखते थे, सुभाष चंद्र बोस का रखते थे, सराभा का रखते थे, या जयप्रकाश नारायण? तो दोस्तों भगत सिंह जो है सराभा का चित्र अपने जेब में लिए घूमते थे, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी? जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी आपको बताना है। तो भगत सिंह को दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी मिली थी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओ सदा नीरा निबंध में किस नदी का उल्लेख है? जी हाँ दोस्तों, ओ सदा नीरा निबंध में किस नदी का उल्लेख है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। तो ओ सदा नीरा निबंध में दोस्तों गंडक नदी का उल्लेख है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। अब आते हैं दोस्तों हम लोग नीचे। तो यहाँ पे दोस्तों गद्य खंड के जितने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग काव्य खंड में यहाँ पे एंटर करने वाले हैं। ठीक है, तो काव्य खंड के क्वेश्चन भी आप लोग देखते चलिए और उसका आंसर बताते चलिए। तो काव्य खंड का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कड़बक के रचनाकार कौन है? जी हाँ दोस्तों, कड़बक के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो कड़बक के रचनाकार दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पद्मावत किन की रचना है? जी हाँ दोस्तों, पद्मावत किन की रचना है आपको बताना है। तो पद्मावत जो है दोस्तों वो हमारा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किन्हें प्रेम की पीर के कवि कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, किन्हें प्रेम की पीर के कवि कहा जाता है? या भूषण को कहा जाता है, जयसी को कहा जाता है, सूरदास को, या तुलसीदास को? तो दोस्तों प्रेम की पीर के कवि जो है वो हमारे मलिक मोहम्मद जयसी को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जयसी किस परंपरा के कवि है? फटाफट से आपको इसका आंसर बताना है। तो मलिक मोहम्मद जयसी जो है दोस्तों वो प्रेमाख्यानक काव्य के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो फटाफट से इसका आंसर आपको बताना है। तो सूरदास का जन्म दोस्तों 1478 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, तो ऊपर में तो सूरदास का जन्म कब हुआ था लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कहाँ हुआ था। तो सूरदास का जो जन्म है दोस्तों वो दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किन की रचना है? जी हाँ, तो साहित्य लहरी किन की रचना है ये आपको बताना है। तो साहित्य लहरी दोस्तों हमारा यहाँ पे सूरदास की रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूरदास किस भाषा के कवि है? जी हाँ, तो सूरदास किस भाषा के कवि है? क्या माघी भाषा है, ब्रज भाषा, उर्दू, या मैथिली? तो दोस्तों सूरदास जो थे वो ब्रज भाषा के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूरदास रचित पद कहाँ से लिया गया? जी हाँ, तो सूरदास ने जो पद लिखा है वो कहाँ से लिया गया है वो आपको बताना है। तो सूरदास रचित जो पद है दोस्तों वो हमारा सूरसागर से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाप्रभु वल्लभाचार्य किनके दीक्षा गुरु थे? जी हाँ दोस्तों, महाप्रभु वल्लभाचार्य किनके दीक्षा गुरु थे? तो ये दोस्तों हमारा सूरदास के दीक्षा गुरु थे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तो सूरदास रचित पद में किन्हें नींद से जगाया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, सूरदास ने जो पद लिखा है उनमें किनके नींद के जगाया जा रहा है दोस्तों ये आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, तो सूरदास रचित पद में यहाँ पे श्री कृष्ण को नींद से जगाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो तुलसीदास का मूल नाम जो था दोस्तों वो राम बोला था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? जी हाँ, तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास ने दोस्तों हमारा रामचरितमानस लिखा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं नीचे में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बी आपको याद कर लेना है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि थे? तो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के जातीय महाकवि थे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो तुलसीदास की जो पत्नी का नाम था वो हमारा रत्नावली था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि का अवतार किसे कहा जाता है? जी हाँ, वाल्मीकि का अवतार किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। तो वाल्मीकि का अवतार हम लोग तुलसीदास को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन हिंदी की श्रेष्ठतम प्रबंधात्मक कृति है? तो हिंदी की श्रेष्ठतम प्रबंधात्मक कृति जो है वो रामचरितमानस है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नाभादास कैसे कवि थे? तो नाभादास जो थे वो सगुनोपासक राम भक्त कवि थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भक्तमाल किनकी रचना है? तो भक्तमाल जो है दोस्तों नाभादास की प्रमुख रचना है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नाभादास किन के समकालीन थे? तो नाभादास जो थे दोस्तों वो तुलसीदास के समकालीन थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद करके जाना है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों छप्पई शीर्षक के रचयिता कौन है? तो छप्पई शीर्षक के रचयिता अब आपको बताना है, तो फटाफट से आप लोग बताते चलिए। तो छप्पई शीर्षक के जो रचयिता है दोस्तों वो हमारे नाभादास है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो भूषण की कविता में दोस्तों वीर रस पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी के जो पुत्र थे उनका जो नाम था दोस्तों साहू जी, तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा 100% करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों ये आपको बताना है। तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि राजा रुद्रशाह ने दी थी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है। जी हाँ, तो आपकी बुक में सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का क्या नाम है वो आपको बताना है। तो पुत्र वियोग जो है दोस्तों उनकी कविता का नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हारजीत कविता किस प्रकार की कविता है? जी हाँ, तो हारजीत किस प्रकार की कविता है? तो ये एक प्रकार हारजीत जो है दोस्तों एक प्रकार की गद्य कविता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था फटाफट से आपको बताना है। तो अशोक वाजपेयी का जन्म दोस्तों 1941 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान है। जी हाँ, तो विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई? फटाफट से आपको बताना है, तो चलिए मैं इसका ऑप्शन अब आपको दे देता हूं। तो अधिनायक शीर्षक कविता कहां से ली गई है दोस्तों ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है लोग भूल गए हैं, ऑप्शन नंबर बी है आत्महत्या के विरुद्ध, ऑप्शन सी है हंसो हंसो जल्दी हंसो, ऑप्शन डी है मुक्त थी बोध रत्नावली। तो दोस्तों लोग भूल गए से अधिनायक शीर्षक कविता लिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद करके जाना है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हारजीत शीर्षक कविता में मशक वाला जो है क्या कर रहा है? तो हारजीत शीर्षक कविता में दोस्तों मशक वाला का जो काम है वो है सड़क सींचना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का क्या नाम है? जी हाँ, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम बताना है। इनका जो पिताजी का नाम था दोस्तों ठाकुर रामनाथ सिंह, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कवियों के कवि किन्हें कहा जाता है? जी हाँ, तो कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो कवियों के कवि दोस्तों हम शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जी हाँ, तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है वो आपको बताना है। तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कमायनी। जी हाँ, तो कमायनी ही जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री दोस्तों मैंने ऊपर ही बताया सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? ज्ञानेंद्र पति की कविता जो है दोस्तों गाँव का घर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? जी हाँ, तो हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य सूर्यदास को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? जी हाँ, तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है वो आपको बताना है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म स्थान है दोस्तों श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। ठीक है, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज में क्या
खो गया है। जी हाँ दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में क्या खो गया पंचायती राज में आपको बताना है। तो पंचायती राज में दोस्तों पंच परमेश्वर खो गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? जी हाँ दोस्तों, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो ज्ञानेंद्र पति दोस्तों कारा अधीक्षक के पद पर थे, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो इसका भी आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो कमायनी का दोस्तों तुमुल कोलाहल कला में जो ये शीर्षक कविता ये कमायनी का अंश है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए जूम कर दिया हूँ मैंने दोस्तों। अब बताइए, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी वो वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर दोस्तों असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है? जी दोस्तों, यहाँ पे 4 आपको कवि के नाम दिए गए, आपको बताना है कि कौन कवि है जो प्रायः लंबी कविताएं ही लिखे हैं। ठीक है, छोटी कविताएं दोस्तों इन्होंने नहीं लिखा है उतना। तो दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह जो थे उन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? जी हाँ दोस्तों, अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था ये आपको बताना है। तो अशोक वाजपेयी ने दोस्तों दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किया था, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपको याद करके जाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गीतावली किन की रचना है? जी हाँ दोस्तों, गीतावली किन की रचना है? तो गीतावली जो है दोस्तों तुलसीदास की रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसे आपको जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो दोस्तों 52 मुक्तकों में जो है छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? जी दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? ट्रेन दुर्घटना में हुआ था, कार दुर्घटना में, बस दुर्घटना में, हवाई जहाज दुर्घटना में? दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कार दुर्घटना में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? तो दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह जो थे वो सोवियत रूस की यात्रा 1978 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ 100% करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरचरना किस कविता का पात्र है? जी हाँ तो हरचरना किस कविता का पात्र है? तो यह अधिनायक शीर्षक कविता का पात्र है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? जी हाँ दोस्तों, दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति जो है दोस्तों वो जन जन का चेहरा एक कविता से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के टॉप 100 VVA ऑब्जेक्टिव यही थे। इसे दोस्तों अगर आप लोग याद कर ले तो अच्छे तरीके से, तो एग्जाम में दोस्तों आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन इनमें से देखने को मिलने वाले। ठीक है, तो दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के और हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें।